हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 23rd एंड 22nd ऑफ मे। सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं आज की क्लास का हमारा स्ट्रक्चर। तो ये हमारी एक न्यूज़ बेस्ड क्लास रहेगी। 5 न्यूज़ को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इनके टॉपिक्स क्या होंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे रीसेंट सुप्रीम कोर्ट अपडेट ऑन जल्लीकट्टू। ये जल्लीकट्टू क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड न्यूज होगी स्टूडेंट्स नेशनल एंटी टेररिज्म डे, जो इंडिया में 21 ऑफ मे के दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन की हिस्ट्री, इसका इंपॉर्टेंस सब कुछ समझेंगे। थर्ड न्यूज होगी स्टूडेंट्स ऑपरेशन करुणा, जिसमें हम लोग म्यांमार को असेस करेंगे। अब ऐसा क्या इवेंट हुआ म्यांमार में जहां पर हमको उनको असेस करने की जरूरत है, उनकी हेल्प करने की जरूरत है, वो समझ लेंगे। आज की स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट न्यूज होगी इंडिया में जो डिफेंस की प्रोडक्शन है वो 1 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस करेगी, जो कि काफी अच्छी चीज है, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और आज की लास्ट न्यूज होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 87,416 करोड़ का जो सरप्लस था वो ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये सरप्लस क्या होता है, इतना पैसा आरबीआई कहाँ से लाता है, सरकार इसका क्या करती है, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ पे। तो ये जो जल्लीकट्टू स्टूडेंट्स इवेंट है ना, सबसे पहले तो इसी के बारे में जान लेते हैं। तो जल्लीकट्टू, इसके और भी आप नाम देख सकते हो। ये एक ट्रेडिशनल इवेंट है। क्या होता है इसमें, एक बुल जो होता है ना, असल में वो इस तरह से भीड़ में भागता है और बुल का ये जो हम्प होता है ना, इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। मतलब इसका एक रिलीजियस हिस्ट्री भी है, कल्चरल हिस्ट्री भी आपको ज़्यादातर तमिलनाडु के रीजन में देखने को मिलेगा। अगर आप देखो तो 400 से 100 बीसी के बीच में पहली बार इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको रखा गया था। ठीक है, तो इसके ऊपर ना थोड़ा सा डिस्प्यूट था कि जो जानवर है, जो एनिमल है, क्या उसके लिए डेंजरस तो नहीं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो कई बार पार्टिसिपेंट्स जो है वो इंजर हो जाते हैं, डेथ तक भी देखी गई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब समझते हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या किया, उन्होंने जो अमेंडमेंट्स की गई थी तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों के द्वारा टू द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ताकि अलाउ किया जाए ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट ऑफ जल्लीकट्टू, ये सब चीज़ें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, देखो आपने ये अमेंडमेंट्स वगैरह की थी, कोई बात नहीं, पर हम इस स्पोर्ट को अलाउ कर रहे हैं। तो मतलब आपने इन दी एंड क्या समझना है, सुप्रीम कोर्ट अब जल्लीकट्टू को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या, द केस इन्वॉल्व्स अ चैलेंज टू द तमिलनाडु अमेंडमेंट अलाउइंग जल्लीकट्टू बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट इट गोज अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ प्रोहिबिटिंग क्रूरल्टी टू एनिमल्स। तो असल में यहाँ पर केस यही था कि जो तमिलनाडु की सरकार, देखो तमिलनाडु की जो सरकार है ना, वो असल में इसके ज़्यादा अगेंस्ट जा नहीं सकती, क्योंकि एक रिलीजियस कल्चरल चीज़ है। तो तमिलनाडु की जो सरकार थी असल में वो इस चीज़ को सपोर्ट करी थी। इसके अगेंस्ट एक केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, जिस पे ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि असल में ये जो तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों के द्वारा जो चीज़ अलाउ की गई, असल में हमारे हिसाब से ये चीज़ ठीक है। ठीक है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री देखें, एससी हेल्ड दैट द स्टेट अमेंडमेंट्स प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू रूल 2017 ये वायलेट नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन को। और सुप्रीम कोर्ट की 2014 की जो रूलिंग थी जिसमें बैन किया था सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू, असल में अगर आप देखो सुप्रीम कोर्ट पहले इस चीज़ को बैन कर चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको बोला कि नहीं, ओके, हम इसको चलने देंगे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर, The judgment holds that 2017 Amendment Act and rules on Jallikattu are in time with the entry 17। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहो कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पर उस ऑर्डर के बारे में भी लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था जल्लीकट्टू को, 2014 में इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। तब भी ये जो केस है बहुत आगे तक चला गया था। पर अब आपको यहाँ पर फाइनली क्या समझना है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ देखो, जो जानवर है उसका ध्यान रखा जाता है, जो लोग हैं वो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस वगैरह का ध्यान रखते हैं। पर अब फाइनली बात यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है स्पोर्ट को, जिस स्पोर्ट के ऊपर पहले खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये स्पोर्ट बैन हो जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए। आई होप आप ये भी समझ पाए कि ये जो इवेंट है इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों कहीं ना कहीं जुडिशरी भी इसको पूरा तरीके से बैन नहीं करना चाहती। ठीक है, चलते अपनी सेकंड न्यूज़ पे। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे हर साल 21 ऑफ मे को स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इंडिया ने नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया 21 ऑफ मे को। हर साल हमारी कंट्री में 21 ऑफ मे को होता है। ये डेथ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी, जिनको असैसिनेट किया गया था, उनको मार दिया गया था 1991 में। असल में हुआ क्या था स्टूडेंट्स,
राजीव गांधी जी को टारगेट किया गया था एक श्रीलंकन टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, और एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उनको यहाँ पर मार दिया गया था। नेशनल एंटी टेररिज्म डे के दिन हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसेज और बाकी सब जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वो इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं, इसके हिसाब से इवेंट्स वगैरह रखे जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 21 मई 1991 राजीव गांधी, जो उस टाइम पे एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम पे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनको असेसिनेट किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, एक इलेक्शन कैंपेन रैली चल रही थी, उसमें उनको टारगेट किया गया था एलटीटी के द्वारा, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। बहुत सारी मूवीज इस टॉपिक पे बनी है। अगर मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूं तो एक मद्रास कैफे मूवी है, बॉलीवुड की मूवी, उसमें आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि प्रॉब्लम क्या थी, श्रीलंका में क्या हुआ, इंडिया उसका क्या रिस्पॉन्स था, राजीव गांधी को क्यों टारगेट किया गया। ठीक है, आई होप आप यहाँ पर ये सारा कुछ समझ पाए, और आई होप आप ये भी समझ पाए कि क्यों हम लोग जो नेशनल एंटी टेररिज्म डे ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी जी। ठीक है, तो इनको जन्म हुआ था 1944 में, डेथ हुई थी 21 मई 1991। चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी थर्ड न्यूज पे, ऑपरेशन करुणा, जिसमें असिस्टेंस दी जाएगी इंडिया की नेबरिंग कंट्री म्यांमार को। तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो साइक्लोन मोका जिसने रिसेंटली म्यांमार को हिट किया, उसमें अब हम म्यांमार को हेल्प करेंगे। हमने देखो ऐसे सब मिशन हमने बहुत बार लॉन्च किए हैं। ठीक है, चाहे हम लोग टर्की सीरिया को हेल्प करें, चाहे हम लोग जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान से हमने बिल्कुल पूछा था आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे नेपाल में अर्थक्वेक आए, जो भी स्टूडेंट्स हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के आसपास अगर कोई नेचुरल या मैन मेड क्लाइमेट आती है तो इंडिया ज़रूर कोशिश करता है कि हम उनको हेल्प करें। ठीक है, तो 18 मई को 3 शिप, इनका नाम था INS शिवालिक, कमरोता और सवित्री, ये पहुंचे यांगोंग, जो कि असल में आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। इन शिप्स में क्या है, इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल, फूड सप्लाई, टेंट्स, मेडिसिन, वाटर पंप्स, पोर्टेबल जनरेटर्स, क्लोथ्स, हाइजीन आइटम्स, ये सब चीज़ें इंडिया की तरफ से भेजी गई। तो जो साइक्लोन मोका था इसने रिसेंटली हिट किया म्यांमार को, और इसको एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का स्टेटस दिया गया था IMD के द्वारा भी, और सुपर साइक्लोन का इसको स्टेटस दिया गया था ग्लोबल वेदर वेबसाइट जूम अर्थ के द्वारा। तो सब अपने अपने हिसाब से जो स्टेटस है उसको अलग अलग नाम दिया हुआ। ठीक है, ये जो स्टॉर्म है ये बे ऑफ बंगाल में इसने एंटर किया, और उसके बाद ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होता रहा। उसके बाद ये जो स्टॉर्म है इसने हिट किया म्यांमार को, और ये माना जा रहा है कि पिछले काफ़ी सालों के मुकाबले में ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है जिसने इस रीजन को हिट किया। ठीक है, यहाँ एक और चीज़, ये जो नाम होते हैं ना साइक्लोन्स के, तो होता क्या है, ये जो इंडियन ओशन की बहुत सारी कंट्रीज है ना वो अपनी तरफ से एक पूरी लिस्ट दे देती है। जैसे 6-7 नामों की लिस्ट इंडिया ने दे दी, ऐसी पाकिस्तान ने दे दी। फिर जैसे मान लो ये इंडिया की लिस्ट है सारे नामों की, ये पाकिस्तान की लिस्ट है, ये बांग्लादेश की लिस्ट है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज की लिस्ट आ जाती है। फिर एक एक नाम, एक इंडिया का चुन लेते हैं, एक अगली कंट्री का। तो ये जो नाम है ये असल में यमन के द्वारा सजेस्ट किया गया था, साइक्लोन मोका। ठीक है, तो बहुत सारे नेक्स्ट आने वाले साइक्लोन्स का नाम हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर हम देखना चाहें तो डेथ टोल आप देख सकते हो, डेथ टोल 200 के पास यहाँ पर पहुँच चुका है, और बाकी आप देख सकते हो विंड स्पीड्स 250 किलोमीटर से भी आगे चली गई थी। जिन लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होगी उन लोगों का नंबर 4 लाख के आसपास है। और वैसे भी आपको पता है म्यांमार में क्योंकि इस टाइम पे एक मिलिट्री रूल चल रहा है, प्रॉपर गवर्नमेंट रूल नहीं है, तो बहुत अच्छे से हेल्प भी वहाँ भेजनी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलते हैं फोर्थ न्यूज़ पे। तो हमारी कंट्री में जो डिफेंस से जुड़े सामान बनाए गए, देखो हमने बाहर नहीं बेचे, जो हमारी कंट्री में बनाए गए उसकी कॉस्ट 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई। ये हमने एक फाइनेंशियल ईयर में किया। इसमें से मैक्सिमम सामान क्या होगा कि इंडिया में बनाया गया और इंडिया की फोर्सेज ने यूज कर लिया। हाँ, थोड़ा सामान हमने एक्सपोर्ट भी किया। तो इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया डिफेंस सेक्टर में। वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन कंट्री क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ रुपए। पहली बार हमारी कंट्री में जितनी अमाउंट का हमने सामान डिफेंस में बनाया वो 1 लाख करोड़ पहुंच गया एक साल में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन रीच 1,06,800 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात की जा रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखें तो हम 95,000 करोड़ पे थे, और आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले तो हम सिर्फ 54,000 करोड़ के आसपास थे। तो अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं। बहुत सारा आप देख रहे होंगे कि सरकार बार बार लिस्ट निकाल देती है कि अब ये सारी चीज़ें जो है हम डिफेंस में इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो मतलब सरकार क्या बोलती है, जैसे मान लो एक सरकार ने 100 आइटम्स की लिस्ट निकाल दी, सरकार ने बोला भाई अब ये सारी आइटम्स हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे। मतलब वो आइटम्स अब जब भी चाहिए वो इंडिया में से कहीं खरीदनी पड़ेंगी, इंडिया में से किसी कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया की कुछ बड़ी कंपनी, अब यहाँ तो मैंने सिर्फ सरकारी कंपनी की बात करी, अगर आप प्राइवेट वाला देखो तो उनका एक और बहुत बड़ा सेक्शन है। पर अगर हम देखें सरकारी कंपनियों ने कितनी अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट किया, आप देख सकते हो सब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में है। भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा गोवा शिपयार्ड, गार्डनरी शिपयार्ड, HAL, माजेगन डॉक, कोची शिपयार्ड जिन्होंने INS विक्रांत बनाया। तो
सारी कंपनीज बहुत अच्छे से काम कर रही है, इनके एम्प्लॉयज़ का नंबर देखो वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इन सब का गोल ये है कि पहले तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए जो इक्विपमेंट वगैरह है वो पूरा करो, और उसके बाद अगर एक्सपोर्ट इंडिया को करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें सप्लाई करो। ठीक है, ठीक है सुन, चलते हैं हम अपने आज की लास्ट न्यूज़ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर अमाउंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। अब मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ, देखो आरबीआई के पास ना बहुत सारे एसेट्स हैं, आरबीआई के पास फॉरेन करेंसीज पड़ी हैं, गोल्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसको आप एक जगह सिर्फ संभाल के रख दोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आरबीआई क्या करता है, बहुत समझदारी से, बहुत सेफली, जो इतना सारा आरबीआई के पास डॉलर और पैसा जो एक असल में मतलब इंडिया का पैसा है, ठीक है, आरबीआई ने उसको बहुत सेफली इन्वेस्ट करता चलता है। जब आप किसी चीज को इन्वेस्ट करोगे, ठीक से इन्वेस्ट करोगे, आपको कमाने को मिलेगा। तो बस आरबीआई से बहुत सारा पैसा कमाता है, और वही पैसे को आरबीआई सरप्लस, मतलब ये एक्स्ट्रा, ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि आरबीआई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकती, उसी पैसे को आरबीआई ट्रांसफर कर देता है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया कि 87,000 करोड़ 87,416 करोड़ रुपीस जो सरप्लस की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। अगर इसको पिछले साल से देखें तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना हो चुका है। वैसे मतलब पिछले साल थोड़ा कम था, पिछले कुछ सालों से कम चला था, नहीं तो आरबीआई अच्छा खासा पैसा यहाँ पर सरप्लस के तौर पे सरकार को हर बार देता है। ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आरबीआई ने, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको थोड़ा बहुत बेचा, बाकी आरबीआई ने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं यूएस वगैरह, जैसे आरबीआई ना बहुत सारा यूएस के सरकारी बॉन्ड खरीद लेता है, उससे आरबीआई को फायदा हुआ। यहाँ पे थोड़ा डाटा दिया गया है, आरबीआई सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये एस्टिमेटेड था $206 मिलियन अंटिल फेब 2023। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ से आरबीआई को पैसा कमाने को मिलता है। ज़्यादातर तो आरबीआई अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स करता है। अब ये जो सारा पैसा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने रेवेन्यू में डाल देगा, और उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स वगैरह में इसको खर्चा कर लेगा। ये बहुत बड़ा फायदा है जो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जितने न्यूज़, जितने टॉपिक्स मुझे डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफ़ी कुछ जानने को मिला। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।